नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी, आप हैं मेरे साथ में। कल देश भर के अंदर सुर्खियों में रहे एक ऐसे एनआईए और ईडी की कार्रवाई पर चर्चा करने के लिए, जिससे सभी के मन में एक सवाल बनने लगा कि पूरे देश के अंदर लगभग 15 राज्यों में 100 से अधिक ठिकानों पर अगर रेड पड़ी है, तो आफ्टर ऑल ये रेड में जो शामिल है पीएफआई, ये क्या है। आज के सेशन में हम यही चर्चा करने वाले हैं कि क्या है ये पीएफआई, जिसके चलते ईडी ने इतनी सारी जगह पर, आप देखिए, लगभग 100 से अधिक पीएफआई के मेंबर्स को गिरफ्तार किया है एनआईए के द्वारा, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के द्वारा। ईडी के द्वारा लगभग 15 राज्यों के अंदर एक साथ रेड की गई है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि निश्चित ही जब इतनी बड़े स्तर पर कोई कार्रवाई होगी, राज्यों के अंदर 15 राज्यों के बारे में सुनने में आया कि 93 ठिकानों पर छापे पड़े, नंबर्स बढ़ते गए। 100 से अधिक जगह के बारे में सुनने में आया, 11 राज्यों से 106 से अधिक कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। तो ये सुर्खियां जब बनी है तो निश्चित ही एक सवाल बना होगा दिमाग में कि ये कौन है, पीएफआई है क्या, क्योंकि बहुत सारी जगह पर कभी इतनी बड़ी सुर्खियां इसने नहीं बटोरी जितनी एक बार में ही न्यूज में आते ही चर्चा बन गई। तो आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं क्या है ये, कौन है ये, सब सारी बातें आपसे चर्चा में लेकर आएंगे। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस पूरी कार्रवाई के अंदर बहुत ही ज्यादा एकदम सीक्रेसी तरीके से इसको मेंटेन किया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जो कि आतंकी हमलों के अंदर जो लोग जिम्मेदार होते हैं उनके प्रति कार्रवाई के लिए देश के अंदर मतलब काम करती है प्रमुखता से। बाकी इसके बारे में और भी कभी डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन इतने बड़े स्तर पर देश के अंदर इतनी सारी जगहों पर एक साथ स्ट्राइक होगी और उस स्ट्राइक के अंदर किसी को कानो कान खबर नहीं लगेगी। कहा जा रहा है कि 16 से ज्यादा एसपी इस काम को लीड कर रहे थे। एडीजी रैंक के अधिकारी, जो कि पूरे डीजीपी से जस्ट एक कदम नीचे वाले अधिकारी जो है, वो पूरे देश की मॉनिटरिंग कर रहे थे। गृह मंत्री और एनएसए जो है इस पूरे काम को पूरी देखभाल के साथ कब से प्लानिंग में लगे हुए थे। तो अब आपके दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल बनेगा, आफ्टर ऑल ये था क्या, ऐसा क्या था जिसके लिए अचानक इतना बड़ा रेड प्लान किया गया। क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी थी या फिर कोई आतंकी संगठन था। आज से पहले कभी हमने इसका इतने बड़े लेवल पर नाम नहीं सुना, आज हर अखबार की सुर्खियों में है। इसके विस्तार को आज हम आपके साथ में सेशन के अंदर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं ये क्यों हुई छापेमारी। फिलहाल के लिए ब्रीफ में समझिए, विस्तार से थोड़ा रुक के हम चर्चा करने वाले हैं। ब्रीफ में केवल आप ये जान लीजिए कि प्रधानमंत्री की वंस अपॉन ए टाइम इन जुलाई बिहार के अंदर फुलवारी शरीफ नामक स्थान पर एक मीटिंग होने वाली थी। तो बिहार के अंदर जब वो मीटिंग होने वाली थी, तो ऐसी स्थिति के अंदर फुलवारी शरीफ की वो मीटिंग जो थी, उस मीटिंग के दौरान एक अन्य व्यक्ति के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसके पास कुछ ऐसा आपत्तिजनक कंटेंट था जिसे देखकर यह फील हो रहा था कि इस कंटेंट का उपयोग देश में कुछ भयानक करने के लिए किया जा रहा है। जब कंटेंट को पढ़ा गया तो उसमें पता चला कि ये कार्यकर्ता पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के हैं, जो कार्यकर्ता अगले 25 साल के अंदर भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं। 25 साल में मुस्लिम राष्ट्र, दैट मीन्स गजवा ए हिंद की बात हो रही है। अब आज के सेशन में हम इसी के अंदर चर्चा करेंगे, आफ्टर ऑल ये गजवा ए हिंद क्या है और ये लोग वहां पर ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग हो रही थी। 7 सूत्रों के अनुसार जानकारी यही निकल कर आई है कि वहां पर जिस लेवल की यह घटना थी, उससे कयास लगाया जा रहा है कि देश में कोई बहुत बड़ी आतंकी घटना प्लान की जा रही थी। देश के अंदर टेरर फंडिंग यानी आतंकियों को पैसे दिए जाने की बातें, साथ में ट्रेनिंग कैंपों की भी सूचना, साथ में लोगों के ब्रेन वॉश करने की भी सूचना यहां पर निकल कर आ रही थी। जानकारी तो इतनी तक थी कि देश के अंदर जितने भी इन दिनों घटनाएं हुई हैं, चाहे वो उदयपुर हत्याकांड हो या फिर कहीं पर भी सांप्रदायिक हिंसा के नाम की जगह जातीय हिंसा हो, यानी कि जहां पर दलितों को और समाज को इस तरह से बांटने का प्रयास किया जा रहा हो कि जिससे यह लगे कि देश में अशांति पैदा हो जाए, वहां पर भी पीएफआई कार्यकर्ताओं का पता चला। निश्चित ही ये बहुत ही गंभीर आरोप है और अगर ये आरोप सिद्ध होते हैं तो निश्चित ही देश की फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा काम करने में सफलता प्राप्त की है। हालांकि खतरा समाप्त हो नहीं गया है, लेकिन कम से कम एक बार के लिए इस पर कार्रवाई तो शुरू हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आपके दिमाग में ये सारी जानकारियां आने लगेंगी तो आपके मन में इतनी ज़्यादा सीक्रेसी बरकरार रखने वाली
एजेंसीज के बारे में भी एक गर्व का एहसास होगा। जब आप ऐसी एजेंसीज की सुर्खियों में होते हैं जो इतनी सीक्रेसी से काम करती हैं, विशेष रूप से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिसका काम ही काउंटर टेरर टास्क फोर्स की तरह से काम करना है, जिसकी स्थापना 2008 के अंदर की गई थी। जब ऐसी एजेंसीज की बात करते हैं तो आपके मन में एकदम सीक्रेसी, एजेंट, रेड्स, इन तरह की जानकारियां आने लगती हैं कि ये काम कैसे करती हैं, क्या काम करती हैं। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं ना, तो इनमें भी पूरे देश के अंदर नहीं, देश के बाहर भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए काम करने वाली एक संस्था है, उसका नाम है रिसर्च एनालिसिस विंग, दैट इज रॉ। साथियों, आपके सामने एक बहुत ही शानदार, जबरदस्त तरीके से एक बुक प्रस्तुत की जा रही है जो कि जानकारी देती है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के बारे में। ये जो किताब है ये ऑडियो बुक के रूप में अवेलेबल है, जिसके माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी देश के सबसे एक प्रकार से किस तरह से काम करती है, इसकी संरचना क्या है, इसकी देश के अंदर भूमिका क्या है, ये किस प्रकार से अपना विजन लेके काम करती है, देश की सुरक्षा को मेंटेन करने के प्रति इसका नजरिया क्या होता है। आप इसको एज एन ऑडियो बुक सुन सकते हैं। रॉ की पूरी संरचना के बारे में आप इस किताब के अंदर जान सकते हैं। यह किताब कुकू एफएम नाम से एक एप्लीकेशन है जो कि प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसको मिलियंस में लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है, जिसकी 4.5 स्टार रेटिंग से ऊपर फीडबैक रेटिंग है, जिसके ऊपर आपके पास ना केवल ये किताब बल्कि इसके अलावा भी बहुत सारी, लगभग 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स अवेलेबल हैं। आप उन बुक्स को इस प्लेटफॉर्म पर जाकर के सुन सकते हैं। साथियों, इस जगह पर आपको बहुत सारी बायोग्राफीज, बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स, बहुत सारी फिल्मी बुक्स, जितनी भी प्रकार से आप बुक्स को सुनना, जिनको पढ़ना चाहते थे, अब आप उन्हें सुन सकते हैं, उनकी समरी सुन सकते हैं, ना केवल इंग्लिश में बल्कि 7 रीजनल लैंग्वेजेस में भी आप उन्हें सुन पाएंगे। और इस कुकू एफएम पर बुक्स को एक्सेस करने का जो खर्चा है वो वैसे तो पूरे साल भर का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 399 रुपए सालाना है, लेकिन यदि आप मेरा रेफरल कोड अंकित 50 यूज करते हैं तो आप उसकी वजह से प्रथम 250 लोगों को साल भर का बुक सुनने का सब्सक्रिप्शन 199 रुपीज में मिल जाता है। इसका लिंक हमने डिटेल्स में भी शेयर कर दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी कर दिया है, कमेंट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर कर दिया है। और जाइए और वहां जाकर के बुक्स के नॉलेज से ओतप्रोत हो जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं क्या कुछ चल रहा है इस पूरी की पूरी पीएफआई के बारे में। तो आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। तो साथियों, बात की जा रही है पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना के बारे में डॉक्यूमेंटेड है कि 22 नवंबर 2006 को इसकी स्थापना हुई। कहा जा रहा है यह पीएफआई देश के अंदर 23 राज्यों में संगठन के रूप पर कार्य कर रही है और केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों में इसकी काफी अच्छी पकड़ है। पहले भी इसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की मांग हो चुकी है, लेकिन कई राज्यों में इसके ऊपर प्रतिबंध की बातें चलती हैं और कई राज्यों में अभी चर्चाओं में ही है। अभी फिलहाल बन रहा है माहौल कि इसके ऊपर पूरे देश में पाबंदी लग जाए, लेकिन क्यों नहीं लगती मैं उसका भी आंसर दूंगा। यह संगठन दक्षिण भारत के 3 मुस्लिम संगठनों के विलय से उदय हुआ था। केरल का था नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटक का था फोरम फॉर डिग्निटी और तमिलनाडु का था मनीथा नीति पसराई। ये तीनों संगठनों ने मिलकर के नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट का, ये नेशनल पॉपुलर फ्रंट का निर्माण किया था। कहते हैं कि एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट, जिसे सिमी के नाम से जानते हैं, उसके ऊपर जब बैन लगा तो उसके बैन लगने के बाद पीएफआई का उदय हुआ और यह माना जाता है कि यह वर्तमान में 23 राज्यों के अंदर कार्य कर रही है। कर्नाटक, केरल जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में ये ऐसे लोगों को पकड़ती है जिनका आसानी से ब्रेन वॉश हो सके। व्हाट्सएप मैसेजेस के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये लोगों तक पहुंच बनाती है और उनके मन में बहुत सारा ऐसा कंटेंट भरती है जिसकी वजह से देश के अंदर अशांति का माहौल पैदा हो सके। जो रिलीजियस हार्मोनी है उसको बिगाड़ने के लिए जो भी संभव प्रयास है वो करती है। आपके मन में एक बेसिक सवाल उठेगा, इनके पास ये सब करने का पैसा कहां से आता है? यही कारण है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने इसी कारण से इनके ठिकानों पर रेड की है। वो ये जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम है क्या। मैं आपको बताता हूं कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिसके साथ पीएफआई के तार जुड़े हुए पाए गए हैं। सबसे पहले जो न्यूज आई, हमने ये हिंदुस्तान टाइम्स से उठाई है, जिसके अंदर लिखा हुआ है 2022 के अंदर टेरर फंडिंग केस हुआ और टेरर फंडिंग केस में एनआईए ने क्या पाया कि दिल्ली के अंदर, हैदराबाद के अंदर और कोची के अंदर जब लोग पकड़े गए तो उनका रिलेशन पीएफआई से जुड़ा हुआ पाया गया। जो सबसे बड़ी घटना है जिसके बाद तो यह तय कर लिया गया था कि इसके ठिकानों के ऊपर पूरी जांच करनी है, दैट वाज फुलवारी शरीफ टेरर केस, जो कि हुआ था पटना के अंदर
अंदर और पटना के मतलब बिहार के अंदर बिहार पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था प्रधानमंत्री की विजिट से एक दिन पहले, और उनके पास एंटी इंडिया एक्टिविटीज और कुछ प्लान्स ऐसे मिले थे जिसके अंदर टारगेट किया गया था प्रधानमंत्री को मारने का और 2047 तक इंडिया को मुस्लिम राष्ट्र बनाने का। एक और घटना हुई थी हाथरस गैंगरेप की घटना, जिसने पूरे देश को पूरा स्तब्ध कर दिया था। उस घटना के अंदर जिसमें एक दलित गर्ल को मतलब गैंगरेप के द्वारा 4 अपर कास्ट लोगों ने मतलब गैंगरेप करके मार दिया था। यूपी पुलिस का भी काफी इसके अंदर मामला उछला था। वहां पर भी पीएफआई के लोग पाए गए थे और जब उनको चेक किया गया तो वो काम ये कर रहे थे कि उस तरह के मैसेज सर्कुलेट करने का प्रयास जिससे कि जाति पाति के जो दंगे हैं वो भड़क सकें। इसके साथ साथ 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए थे उसमें भी पीएफआई का कनेक्शन निकल कर आया था। इसी के साथ साथ 2020 के अंदर ऐसे ही केजी हल्ली और डीजे हल्ली जो राइट्स हुए थे वहां पर, ऐसे ही 2016 के अंदर आरएसएस के एक लीडर की हत्या हुई थी, उसमें भी पीएफआई का नाम निकल कर आया था। 2016 में भी फोर्स्ड कन्वर्जन का केस बनकर आया था, यानी जबरन धर्मांतरण का, वहां पर भी इनका नाम निकल कर आया था। इसके साथ साथ मतलब किसी का हाथ काट दिया गया था, उसके चलते भी इसका नाम निकल कर आया। तो कहने का अर्थ यह है कि इनके ऊपर बहुत सारे केसेस निकल कर आए जिनसे कि यह पता चल रहा था कि लोग कहीं ना कहीं किसी एक विचारधारा के साथ जुड़े चले जा रहे हैं। अच्छा, होता क्या है, किसी भी संगठन के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं उनमें सभी को तो पता भी नहीं होता है कि हम किसी एक एजेंडे के लिए काम कर रहे हैं। फेस जो शुरुआती दिखाया जाता है वो बहुत ही स्पष्ट रूप से ये दिखाया जाता है कि इनका उद्देश्य पॉपुलर फ्रंट बनाना है, देश के अंदर डेमोक्रेटिक सद्भाव को बनाए रखना है। ये दिखाने के दांत अलग होते हैं, खाने के हाथ अलग होते हैं। वही वाली चीज यहां पर निकल कर आई है। जो जानकारी निकल कर आ रही है वो ये है कि जिस व्यक्ति को इसमें गिरफ्तार किया गया एज एन पीएफआई हेड, उसके बारे में पता चल रहा है कि वो पिछले कुछ सालों में 7 विदेश यात्रा कर चुका है, एक सरकारी कर्मचारी है। उसके फंड और अकाउंट चेक किए जा रहे हैं। जिस व्यक्ति को यहां पर गिरफ्तार किया गया है वो कई जगह वेस्ट एशियन कंट्रीज में यात्रा कर चुका है और वहां जाकर के उसने किस प्रकार से फंडिंग एकत्रित की ये अपने आप में सवालों के घेरे में है। यही कारण है कि जो सेंट्रल है वो वर्ष 2021 से ही इसके ऊपर बैन लगाने के प्रयास कर रही है। मैंने जैसा आप सभी को बताया कि एनआईए के द्वारा पीएफआई का जो कनेक्शन है वो फुलवारी वाला जो केस है उसके बाद सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ। इसके साथ साथ और क्या हुआ, सरकार के द्वारा और मतलब केंद्र सरकार भी अभी रिसेंटली जब जैसे ही ये घटना हुई है इसके तुरंत बाद ये न्यूज निकल कर आ रही है कि अब पीएफआई को बैन करने के प्रोसेस शुरू कर दिए गए हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि पीएफआई को बैन अब तक क्यों नहीं किया गया जब इतनी बड़ी बात है, तो इस फ्रंट को बैन ही कर देना चाहिए था। असल में ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही ये कोई सामाजिक संगठन के रूप में रजिस्टर्ड है। तो अब होता क्या है, अगर आपने इन्हें बैन कर दिया तो एक नाम से बैन करोगे, दूसरे नाम से फिर कुछ और बनाकर सामने आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि इसकी आइडियोलॉजी के पीछे जो लोग हैं उनकी गिरफ्तारियां जरूरी हैं रादर देन किसी नाम के संगठन को बैन करने की। अगर आपने कोई XYZ नाम से कोई संगठन है उसको प्रकाशित कर दिया कि यह संगठन अब मान्य नहीं है, वहीं उस संगठन के कार्यकर्ताओं ने लिख दिया कि अब यह संगठन इस नाम से जाना जाएगा, तो क्या फर्क पड़ रहा है? संगठन मायने नहीं रखता, मायने रखता है उसके आइडियोलॉजी के अंदर घुसे हुए लोग। यही कारण है कि इतनी सारी गिरफ्तारियां की गई हैं। जो लोग इस प्रकार के काम कर रहे हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। इसी कारण से अभी तक पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की घटना नहीं हुई। अब आप पूछेंगे इसका क्या रिएक्शन निकला? रिएक्शन ये निकला कि केरला के अंदर पीएफआई के ऊपर जैसे ही छापे पड़े तुरंत उसके बाद में वहां पर हड़ताल बुला दी गई है। आज हड़ताल की घोषणा है और केरला के अंदर हड़ताल का अरेंजमेंट किया गया है। इसके साथ साथ आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर पॉपुलर फ्रंट कंडेम किया है कि एनआईए और ईडी ने हमारे ऊपर जो अटैक किया या हमको जो गिरफ्तार किया वो केवल हमको परेशान करने के लिए किया गया प्रयास है। उनके द्वारा एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया जिसमें यह कहा गया कि एनआईए और ईडी जो हैं वो केवल सरकारी पपेट हैं। हम तो डेमोक्रेसी की स्थापना करना चाहते हैं और हमारी इस प्रकार की स्थापनाओं को प्रभावित करने के लिए यह कार्य किया जा रहा है। अब आप पूछेंगे हो सकता है सर सही कह रहे हो, क्यों? क्योंकि सर बहुत सारे अपोजिशन लीडर भी यही बात बोलते हैं कि एनआईए ईडी ये तो सरकारी पपेट हैं। तो भाई ये तो जब से बने हैं ना तब से ही सरकारी हैं। कोई भी व्यक्ति जो सरकार के लिए काम करता है तो वो सरकार का ही आदेश मानेगा, किसी अन्य व्यक्ति का या किसी बाहरी व्यक्ति का आदेश नहीं मानेगा। इस प्रकार के जो ये शब्द यूज में लिए जाते हैं ना,
कि साहब अब जैसे मान लीजिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर वो मंत्री जी पकड़े गए थे जिनके पास करोड़ों रुपए मिले, वो पकड़ने के बाद भी यही कहें कि ईडी और सीबीआई तो सरकारी पपेट है। हाँ भाई, आप कह सकते हैं, क्योंकि सरकार के कहने पर ही ये काम करेंगे, स्वाभाविक सी बात है, सरकार ही इनको चलाने का आदेश देती है। लेकिन साहब सरकार के कहने पर काम करेंगे, आपके कहने पर नहीं करेंगे। तो इस तरह से लोगों के मन में ये जो मतलब पहले से पूर्व धारणा बिठा दी जाती है ना कि सरकार ने कहा तो किया, अदरवाइज तो पता नहीं क्या होता, तो स्वाभाविक है। तो ऐसी गतिविधियों के अंदर अगर कोई भी गिरफ्तारी होती है तो ये लोगों को ये तरह दिखाने का कि हमारे खिलाफ धार्मिक माहौल बिगाड़ने के लिए काम किया जा रहा है, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास आप कर रहे हैं, आपकी गतिविधियां कर रही हैं, इस तरह के इनोसेंट लोगों को आप बरगलाने का काम कर रहे हैं, जिससे देश के अंदर हार्मनी बिगड़ सके। आप वो कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से देश के अंदर सांप्रदायिक ही नहीं जातीय दंगे भी हों। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं। और अभी परिणाम ये निकल कर आया है, आज का जो ताजा अपडेट आ रहा है, हड़ताल तो चली रही है, साथ में आरएसएस के भी ऑफिसेस पर पत्थर फेंकने शुरू हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आप को ये मानते हैं। मैं कहीं पढ़ रहा था पीएफआई के बारे में, ये अपने कार्यकर्ताओं को बिल्कुल ड्रेस भी देते हैं, यूनिफॉर्म भी देते हैं, जैसे कि आरएसएस के अंदर भी यूनिफॉर्म होती है, वैसी ही यूनिफॉर्म ये लोग भी देते हैं। और इतना ही नहीं, ये अपने कार्मिकों को सेवा के अंदर जो पद मिलते हैं ना, स्टार्स रैंकिंग मिलती है, 2 स्टार 3 स्टार, ऐसे स्टार रैंकिंग भी इनके यहाँ पर कार्यकर्ताओं की होती है। यानी कि ड्रेस पर्टिकुलर यूनिफॉर्म के साथ। एक तस्वीर वायरल हो रही है, आई एम नॉट वेरी मच श्योर कि वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, दैट इज वाई आई एम नॉट क्लेमिंग दैट। तो अब यहाँ पर ये वाली चीज हमने यहाँ पर सुनी। अब आप देख सकते हैं केरला के अंदर इस तरह का बंद बुलाया गया पीएफआई के द्वारा, और बंद का प्रभाव भी आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर कई जगह पर। और जहां पर बंद बुलाया गया, हालांकि उनको गिरफ्तारियां भी की गई, लेकिन उसका बस के अंदर कुछ इस प्रकार के दृश्य देखने को मिले। अब कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि जब बस चल रही है तो ड्राइवर अपना हेलमेट लगाकर गाड़ी चला रहा है, क्या पता रास्ते में पीएफआई के लोग मिल जाएं और दंगा कर दें। खैर, तो उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी कि किस कारण से पीएफआई का नाम निकल करके आया। 2020 के अंदर जो नागरिकता कानून के विरोध में जो हिंसा हुई थी, उसमें भी इन लोगों का नाम निकल करके सामने आया था। अब सवाल बनता है कि क्या ये अभी तक कोई चुनावी राजनीति कर चुके हैं क्या? तो सुनने में आता है कि ये कोई चुनावी राजनीति नहीं करते, अपने आप को केवल सामाजिक संगठन बताते हैं, चुनाव नहीं लड़ते। इनके साथ में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया नाम से एक पार्टी है, जिसके अंदर जो लोग काम करते हैं वो पीएफआई से जुड़े हुए बताए जाते हैं। ये इनके बारे में जानकारी है जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इनके पास 1.36 करोड़ रुपए का एक ऐसा फंड है जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं है कि ये कहां से आया। संदिग्ध तत्वों को गिरफ्तार करना या फिर पटना के अंदर जो फुलवारी वाली जो घटना हुई थी उसके अंदर लोगों को पकड़ना, ये दर्शाता है कि इनका कोई एजेंडा जो है वो भविष्य के अंदर गजवा-ए हिंद करने का है। गजवा-ए हिंद क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी ऐसे राष्ट्र को जो कि फिलहाल मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, वहां पर गैर इस्लामी है, उसे अपनी गतिविधियों के द्वारा इस्लामी राष्ट्र में कन्वर्ट करना। इस गजवा-ए हिंद की ही विचार रखे हुए लोग गिरफ्तारियों के दौरान पकड़े गए हैं और उसी के ऊपर प्रयास चल रहा है। उदयपुर के अंदर जो कन्हैया लाल हत्याकांड की घटना हुई थी, उसमें भी एनआईए को, जब एनआईए को जांच सौंपी गई, तब भी पीएफआई की एंट्री की जानकारी निकल करके आई। ये पता चला कि जो दो लोग थे जिन्होंने की कन्हैया की हत्या की थी, उनके भी मतलब जो व्हाट्सएप अकाउंट्स थे उन पर पीएफआई के साथ में संवाद हुआ था। पीएफआई ने ही उनका ब्रेन वॉश करने का काम किया था। ये भी लिंक वहां से पता चले हैं। ठीक है, अब जब इस तरह की चीजें निकल कर आती हैं तो इसी बीच में सूफी इस्लामिक बोर्ड ने कहा है कि पीएफआई पार्ट ऑफ अल कायदा। आप एक तरह से ऐसे देख सकते हैं कि जो भी धार्मिक संगठन है और भी बहुत सारे मतावलंबी हो सकते हैं, उनमें से सूफी इस्लामिक बोर्ड का कहना है कि पीएफआई तो अल कायदा का एक हिस्सा है और ऐसी स्थिति में उसके ऊपर बैन लगाया जाना चाहिए। ऐसा सूफी इस्लामिक बोर्ड के स्पोक पर्सन ने 2022 के मई में ही इस तरह की डिमांड की थी। सूफी इस्लामिक बोर्ड भी एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मुंबई से ये ऑपरेट करता है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, ये न्यूज़ सब जगह उठी भी थी कि 2 अगस्त को भी ये न्यूज़ उठी कि सूफी बॉडी कह रही है कि पीएफआई को बैन किया जाए। अब आप सोचकर देखिए कि एक मुस्लिम संगठन को बैन करने की डिमांड दूसरा मुस्लिम संगठन कर रहा है, और वो क्या कहते हुए कर रहा है कि ये लोगों को रेडिकलाइज करने का काम कर रहा है। रेडिकलाइज का मतलब है कि उन्हें भड़काने का काम कर रहा है, उनके अंदर ध्रुवीकरण की बातें भर रहा है। और ऐसी स्थिति में उसकी डिमांड की गई कि इस पीएफआई को बैन किया जाना चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सभी साथियों को ये सारी जानकारी स्पष्ट हो गई होगी कि क्या है पीएफआई, किसने की कार्रवाई। इसके अलावा जैसा मैंने आपसे कहा कि एनआईए और ईडी की कार्रवाइयां बड़ी रोचक होती हैं, ठीक उसी प्रकार से
रिसर्च एंड एनालिसिस विंग की कार्रवाइयाँ, दैट इज़ रॉ की कार्रवाइयाँ भी बड़ी विशिष्ट होती हैं। आप उन कार्रवाइयों को ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा कुकू एफएम, और कुकू एफएम का लिंक मैंने आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है और डिस्क्रिप्शन की डिटेल में भी डाल दिया है। आप वहाँ पर मेरा रेफरल कोड अंकित50 यूज़ करके मात्र 199 रुपये में 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक्स को ईयरफोन लगाकर आसानी से सुन सकते हैं। शुरुआती 250 लोगों को ही यह ऑफर वैलिड है। उसके अलावा बाकी लोग जो हैं वो 399 रुपये में इस बुक को डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल के लिए हमसे कनेक्ट रहने के लिए हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल अंकित अवस्थी सर, जो कि एक वेरीफाइड टेलीग्राम अकाउंट है, उस पर आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, और जीके बाई अंकित अवस्थी सर पर भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक तो कर ही जाइएगा।